ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कहानी कुर्सी की में अब चर्चा होगी मुंबई की। मुंबई का किंग कौन बनेगा? बीएमसी चुनाव में इस बार बहुत हाई प्रोफाइल बातें हो रही हैं, नेशनल से लेकर इंटरनेशनल बातें हो रही हैं। जिनके समीकरण नहीं थे उनके समीकरण बन गए हैं, जो दूर थे वो एक साथ एक मंच पर आ गए हैं। ठाकरे ब्रदर्स के एक साथ आ जाने से लड़ाई दिलचस्प हो गई है। नगर निगम का ये दंगल इस बार साख की लड़ाई है। उद्धव और राज ठाकरे पहली बार एक साथ मैदान में हैं। आज से साझा रैली की शुरुआत भी हुई। उद्धव ठाकरे के लिए ये चुनाव अस्तित्व का सवाल है। किसी भी कीमत पर ये आखिरी मौका वो जाने नहीं देना चाहते। बीएमसी पर कब्जे के साथ अपनी खोई हुई सियासत को फिर से धार देना चाहते हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई है। एक एक सीट को खुद मुख्यमंत्री फडणवीस मॉनिटर कर रहे हैं। किसी भी हालत में वो उद्धव ठाकरे को फ्रंट फुट पर आने का मौका नहीं देना चाहते। और माया नगरी इस वक्त पोस्टरों से पटी हुई है। जब आप माया नगरी से निकल के बाकी और नगर निगमों की हालत देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मुंबई में तस्वीर अलग है और बाकी नगर निगमों में गठबंधन की तस्वीर अलग है। लेकिन फिलहाल ये कुछ पोस्टर्स हैं, हम आपके सामने रख रहे हैं। सभी पोस्टर के सेंटर में बाला साहेब ठाकरे हैं। अब वो शिंदे का पोस्टर हो तो भी बाला साहेब ठाकरे होंगे, वो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का पोस्टर होगा तो भी बाला साहेब ठाकरे उसके सेंटर में होंगे। मराठी हिंदू के नाम पर पूरा चुनावी पिच जो है सेट किया गया है और इस पिच पर ओवैसी भी बल्ला लेकर उतरे हैं, लेकिन उनके टारगेट पर मुस्लिम वोटर्स हैं। मुस्लिम दबदबे वाली सीट पर चैलेंज पड़ा है। महाराष्ट्र में ओवैसी के मेन सिपाही कौन? वारिस पठान। उन्होंने कहा कि हिजाब वाली मुंबई की मेयर क्यों नहीं बन सकती, आपको उनका बयान सुनना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रपति से लेकर तमाम नाम गिनाए और उसके बाद फिर कहा कि मुंबई में भी एक बुर्के वाली मेयर होनी चाहिए। भारत का प्रेसिडेंट मुसलमान बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस मुसलमान बन सकता है, गवर्नर मुसलमान बन सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान बन सकता है, एमएलए बन सकता है, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री अंकुल साफ बन सकता है। और पहले भी महाराष्ट्र में मेयर मुसलमान बन चुके हैं, तो क्यों एक भारतीय मुंबई का मुसलमान मेयर नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकती हिजाब पहनने वाली हमारी बहन? मुंबईचा महापौर कोण होणार असा मुद्दा देखील आला। मी परवा स्पष्ट सांगितलं, मुंबईचा महापौर महायुतीचाच होणार, मुंबईचा महापौर हिंदूच होणार आणि मुंबईचा महापौर मराठीच होणार। पण परवा वारिस पठान बोलून गेले, मुंबई में बुरखे वाली मेयर बनेगी। आम्हाला वाटलं आता मराठी माणसाबद्दल बोलणारे तुटून पडतील, पण मला समजलंच नाही। अचानक भोंग्याचे सेल डाऊन झाले। सकाळचा भोंगा बोलेनाच, विचारलं तर तोंडातनं शब्दच निघेना। एक जण यांच्यातला बोलायला तयार नाही, हे त्याचं उत्तर देण्याकरता देखील तयार नाही। आता आम्हालाच त्यांना चार्ज करावं लागेल, तर कदाचित या भोंग्यातनं आवाज निघतील। आणि म्हणून त्यांच्या छातीवर उभं राहून सांगतो, या ठिकाणी महापौर हिंदूच बनेल, या ठिकाणी महापौर मराठीच बनेल। हिंदू बनेगा, मराठी बनेगा। असदुद्दीन ओवैसी के सिपह सालार वारिस पठान कह रहे हैं कि नहीं, बुरके वाली कलमा पढ़ने वाली बनेगी, मुसलमान बनेगा। ये क्या हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर दिया, पठान वर्सेस मराठी कर दिया समीर जी पूरा इलेक्शन? बिल्कुल निश्चित रूप से। और अब अगर आप देखें, वारिस पठान तो कह रहे हैं कि भाई बुरके वाली को बीएमसी का मेयर बनना चाहिए। उधर सपा के अबू हसीम आजमी कहते हैं कि किसी मुसलमान को बनना चाहिए। और अगर कांग्रेस के हर्षवर्धन सपकाल जो अध्यक्ष है उनका देखें तो वो कह रहे हैं हम इंतजार करेंगे, सीटें आएगी उसके साथ से हम तय करेंगे। और एनसीपी के क्या बनना चाहिए। और एनसीपी के जो अजित पवार गुट के नवाब मलिक है वो कहते हैं भाई मुसलमान बनना चाहिए। और मेरे ही घर से 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो हो सकता है मेरे घर से कोई मुंबई का अगला मेयर बने, मैं खुश हो जाऊंगा। तो सब मुस्लिम अपने हिसाब से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अब ये तय नहीं है कि बीएमसी का मेयर कोई महिला बनेगी, कोई एससी बनेगा या कोई एसटी बनेगा, क्योंकि लॉटरी सिस्टम निकलता है और सीट रिजर्व होती है हर बार, मतलब सामान्य के लिए। वो इस बार अभी हुआ नहीं, चुनाव के पहले जो हो जाता है। तो अभी चुनाव के बाद तय होगा कि बीएमसी का मेयर इस बार का महिला के लिए आरक्षित हो रहा है या किसी एससी के लिए हो रहा है या एसटी के लिए हो रहा है। और जो भी होगा वो हिंदू बनेगा, ये बात
सही है जो देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि बीएमसी में महायुति का मेयर बनेगा, वो हिंदू होगा और मराठी होगा। तो मुझे लग रहा है कि जो देवेंद्र फडणवीस ने कहा है वह बात अब 16 अगस्त को जब चुनाव परिणाम आएंगे तब सिद्ध हो जाएगी कि वहां पर महायुति का मेयर बनने जा रहा है, क्योंकि इस बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का वो काम रहा है, देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से वहां जमीनी स्तर पर खुद पूरे मैनेजमेंट का संचालन कर रहे हैं, चुनाव प्रचार के अभियान ले रहे हैं, वो देवेंद्र फडणवीस खुद ही सबसे बड़े मराठी अच्छा, एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं, फिर बीएमसी पर चर्चा को और बढ़ाएंगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आज ही की मुलाकात की ये तस्वीरें हैं। थोड़ी देर पहले ही, आधे घंटा हो गया ये मुलाकात खत्म हुई। हम कहानी कुर्सी की जब शुरुआत कर रहे थे तभी ये मुलाकात खत्म हुई। और अब देखिए, उत्तर प्रदेश को लेकर रणनीति बड़ी है, लेकिन बीजेपी के हर नीति में उनका हिंदू और हिंदुत्व का फॉर्मूला ऊपर है, सनातन का फॉर्मूला ऊपर है। और इसलिए तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मुलाकात के दौरान मंदिर की प्रतिकृति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट करते हुए इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में धूप अच्छी खिली है, हर्षवर्धन जी। नहीं, दिल्ली में धूप अच्छी खिली है। और लगे हाथ ये भी बताइए कि प्रधानमंत्री कार्यालय से इस चित्र को पोस्ट किया गया है, क्योंकि आमतौर पर यह भी चर्चा होने लगती है कि अच्छा मोदी जी ने किया कि नहीं, प्रधानमंत्री ऑफिस ने किया नहीं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री के घर पर ये मुलाकात थी और प्रधानमंत्री ऑफिस से इसको दो चित्र हैं, ये और वो जो पहले था, वो दो का दोनों पोस्ट किया गया है। तो जो एक ये चलता था ना कि अच्छा पोस्ट नहीं किया तो कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ मोदी जी चाहिए नहीं चाहते हैं क्या, तो वो भी एक तरह से तो ये भी बताते रहना जरूरी है। और हर चुनाव से पहले एक ही माहौल बनाया जाता है, कुछ ठीक नहीं है, कुछ सही नहीं है, कुछ नाराज है, लेकिन कभी ये खाली कहानियां रही। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ आज जब बैठे होंगे तो जो मुश्किलें योगी आदित्यनाथ को आ रही होंगी उसको उन्होंने बताया, एड्रेस किया होगा, क्योंकि उनको पता है। और लोकसभा के चुनाव में मात्र 33 सीट बीजेपी जीत पाई, ये भी योगी आदित्यनाथ को भी याद है और मोदी जी को तो और अच्छे से याद है, क्योंकि उसकी वजह से उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पाई। अगर वो 33 की जगह पहले की तरह 63 या 73 सीटें होती 1914 की तरह, तो मोदी जी तो अभी अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार पर होते। तो दोनों को ये बातें बहुत अच्छे से याद है, वजह क्या हुई थी वो भी दोनों को बहुत अच्छे से याद है। तो वो सरकार चलाने की मुश्किल, संगठन के समन्वय की मुश्किल बता रहे होंगे। तो नरेंद्र मोदी ने आज वो सब भी बताया होगा जिसकी चर्चा बहुत होती है कि कार्यकर्ता की कितनी सुनी जा रही है, मंत्री विधायक किस तरह किस स्थिति में है, उनका फीडबैक सिस्टम क्या है। तो मुझे लगता है कि उन दोनों पर ठीक से चर्चा हुई होगी और उसके बाद ही मोटा मोटा एक जो खाका बनना है वो बन गया होगा। और हम जब अभी कैबिनेट एक्सपेंशन देखेंगे, या कहें कैबिनेट एक्सपेंशन क्या कहें, जोड़ घटाव देखेंगे, क्योंकि सिर्फ विस्तार तो होता नहीं, जोड़ घटाव जो देखेंगे तो उसमें इसका साफ साफ परिलक्षित होगा। मुझे तो यह भी लगता है कि कई नए चेहरों को, क्योंकि मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि जब 45 का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने बना दिया और 65 का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो उनके संगठन में भी महामंत्री, उपाध्यक्ष, ऐसे पदों पर 45 से 55 वाले होंगे। और मंत्रिमंडल में भी नए लोगों को जो बरसों से काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता के तौर पर हैं, संगठन के तौर पर हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई या कुछ पद नहीं मिला, उनको भी मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल किया जा सकता है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, यूपी में हैट्रिक की तैयारी है। मोदी और योगी उत्तर प्रदेश के लिए हैं उपयोगी, ये नारे आपने पिछले चुनाव में सुने थे। अब 27 वाला एजेंडा सेट होना है। हम बीएमसी की बात कर रहे थे, लेकिन बात चूंकि हम जब हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं, एक वाली तस्वीर चलाई ना, बड़ी रोचक तस्वीर है, जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ संजय राउत जी दिख रहे थे। तो एक तो मुझे लगता है कि वो स्वस्थ हो गए हैं। अच्छा, थोड़ा लग रहा है कि उसकी बात, क्योंकि वो बात करनी चाहिए। बीएमसी इलेक्शन की हम जब बात करते हैं जी सर, तो राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे कितनी सीटें पाएंगे वो अलग बात है, लेकिन जिसकी चर्चा कम होती है, मायावती के सामने ऐसे बैठे लोगों की चर्चा होती है, दूसरे लोगों की चर्चा होती है। देखिए ये 2 सोफे दिख रहे हैं और उसके बगल कोई कुर्सी आपको दिख रही है क्या? मास्क वाली? नहीं, कुर्सी कोई दिख रही है क्या? मास्क वाले सज्जन तो दिख रहे हैं, ये फुल फ्रेम कर देने लगे क्या? दरअसल हम कई बार ये बात करते हैं, लोकतंत्र में कैसे ये परिवारवादी लोग कैसे अपनी पार्टी के नेताओं का सम्मान करते हैं, जरा ये भी देखना चाहिए। एक तरफ नितिन नवीन 45 साल के अध्यक्ष, अभी वो तैयार होंगे, अभी उनको बहुत कुछ होगा, और अमित शाह गेट पर खड़े मिलते हैं। ये संजय राउत, उनकी कुर्सी मुझे नहीं दिख रही, सोफा उनका कहां है, दिख रहा है क्या इसमें? ये भी जरा इस पर चर्चा करनी चाहिए और मुंबई के लोग ये भी सोचें कि किन पार्टियों को जिताना चाहते हैं। सर एक रागी जी, इस पर आपको एक कमेंट कर दें, क्योंकि आप बीएमसी पर बात करना चाह रहे थे, फिर एक और खबर आगे। बीएमसी के लिए मैं बस इतना कर रहा हूं कि फिलहाल तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बुर्का वाली
वहाँ का मेयर बनने जा रहा है, और बुर्का वाली तो दुनिया में कहीं नहीं मेयर बनना चाहिए। और इस पे मुझे लगता है हम सब सहमत हैं। हाँ। बुर्का वाली क्यों बनना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। क्यों बुर्का नारी पहन के को मेयर बने? रिग्रेसिव ये में जो एक जावेद अख्तर को मैं बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन एक सवाल बहुत का, आप चेहरे को ढकने के लिए इतना क्यों आप ये है कि आखिर चेहरे में क्या रखा है? नफरत है क्या? नफरत है क्या? तो मुझे ऐसा लगता है ये एक रिग्रेसिव मानसिकता का द्योतक है, इसके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है। तो बुर्के वाली तो कहीं नहीं होना। हाँ, एक महिला हो, मुस्लिम महिला हो, कोई बात नहीं, लेकिन अभी फिलहाल वो दिखता हुआ नहीं लगे। लेकिन जिस प्रकार से मुसलमानों की जनसंख्या मुंबई के अंदर बढ़ी है, और सिर्फ मुंबई नहीं, दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से उनका पॉपुलेशन बढ़ा है, कलकत्ता के अंदर जिस प्रकार से उनका पॉपुलेशन बढ़ा है, तो भारत के जो 4 बड़े महानगर कहे जाते हैं, हम ईस्ट कोस्ट रोड भी जो हम तमिलनाडु के मद्रास के अंदर अभी तो उतना नहीं वो एक्सप्लोड किया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पैटर्न के तहत जिस प्रकार से मुस्लिम जनसंख्या बढ़ी है, तो आने वाले दिनों में हम इसे खारिज नहीं कर सकते हैं कि मुंबई का मामदानी कोई नहीं पैदा लेगा वहां पे, या दिल्ली में कोई मामदानी पैदा नहीं लेगा। मुंबई की ही रिपोर्ट है, टिप्स की रिपोर्ट है, जिसमें ये कहा गया कि कैसे तेजी से मुंबई में मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ी है, और इसमें जो बाहर से आए हुए और फिर यहाँ पर बस जाने वाले। टिप्स की रिपोर्ट नहीं है, आईआईटी की भी एक रिपोर्ट आई है लेटेस्ट। हम एक तस्वीर की बात कर रहे थे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंदिर की प्रतिकृति भेंट करते हुए दिखाई दे रहे थे, और इसी तस्वीर की मैं बात कर रही थी। और बीजेपी की नीति की बात हो रही थी कि बीजेपी की नीति हिंदुत्व, भारत की संस्कृति और भारत की विरासत से कैसे जुड़ी हुई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर, क्योंकि आज 11 जनवरी को वो सोमनाथ मंदिर जाएंगे, और उससे पहले उन्होंने आज एक लंबा चौड़ा लेख लिखा। सोमनाथ मंदिर के ऊपर हुए दमनकारी आक्रमण हमले के 1000 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से हमारे गौरवशाली इतिहास का तो मुजाहिरा किया ही अपने इस पोस्ट में, लेकिन साथ ही साथ ये दमन, ये आक्रमण, और फिर भारत में जो तुष्टीकरण की राजनीति हुई, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साल 1951 का जिक्र करते हुए कि क्यों जवाहरलाल नेहरू ने इस मंदिर से दूरी बनाई और कैसे सरदार पटेल ने इस मंदिर को तैयार करवाया। राजेंद्र प्रसाद उस मंदिर में जब पूजा अर्चना हुई तो वहां पर मौजूद थे। इन तमाम बातों का उल्लेख किया। तो जहां एक तरफ विपक्ष है जो एम फैक्टर के साथ साथ चलता है, और ये सुभाषित में इसलिए आप लोगों के सामने रख रही हूं क्योंकि आज इस सुभाषित के साथ भी प्रधानमंत्री जब पोस्ट करते हैं, एक्सपोस्ट करते हैं, तो वो उसी गौरवशाली इतिहास की बात करते हैं। तो यहीं से हम चर्चा को बढ़ाते हैं हर्षवर्धन जी कि सोमनाथ मंदिर तो वो पहले भी कई दफा गए हैं, लेकिन आज का दिन, आज की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। गजनी पर टक्कर, गजनी से लेकर नेहरू तक की पूरी बात। देखिए, सोमनाथ मुझे लगता है कि राम मंदिर से भी कई मामलों में अगर देखें तो भारतीय राजनीति, समाज, हिंदू आस्था, हिंदू स्वाभिमान, उसको कई बार चिन्हित करता है। राम मंदिर चूंकि वहाँ एकदम से मस्जिद बना दी गई, तोड़ दिया गया, और उसको न बनने के लिए जो सो कॉल्ड, या कहें कि सीधे सीधे जो मेरे शब्दों में फ्रॉड सेकुलर थे, उन्होंने बाधा बनाई, तो वो ज्यादा बड़ा मुद्दा हो गया। लेकिन राम जन्मभूमि को लेकर किसी तरह का कोई वैसा विवाद किसी के मन में नहीं था। राम जन्मभूमि को लेकर एक सबके मन में धारणा बड़ी पक्की वाली थी। सोमनाथ मंदिर लोग भूल जाते हैं। सोमनाथ मंदिर को भी उसी तरह से जो विदेशी आक्रांता था, और वो हमारे वैभव का प्रतीक था, वो हमारे जो देश को, जिसको कई बार हम कहते हैं ना कि सोने की चिड़िया कैसे था, कैसे वो कोई हम तेल बेच के और पेट्रो डॉलर की कमाई से और ये ऊट पटांग काम करके नहीं हम सोने की चिड़िया बने थे। हम दुनिया में अपने समाज के जो काम थे, कारोबार थे, हमारी जो अपनी व्यवस्था थी, उसकी वजह से वो स्थिति समृद्धि की थी। सोमनाथ पर जवाहरलाल नेहरू जी का जो उनका मंतव्य था, जो वो चाहते थे, वो देश की हिंदू आस्था को अपमानित करने वाला था, और एक तरह से कहें कि हीन भावना में भी डालने की कोशिश थी। नेहरू जी का जो सेकुलरिज्म था, वो हर बार हिंदुओं को चुप हो जाओ, हिंदू थोड़ा सा न दिखो, हिंदू भाव में न दिखो, टीका तिलक जो एक तरह से कहें कम्युनल की पहचान बना दिया गया, वो उसी से जुड़ता है। और जब 1000 वर्ष उसके हो रहे हैं, और आज हम इस जगह पर खड़े हैं कि आज देश के किसी भी हिस्से में चले जाइए, जो नौजवान है, जो यूथ है, वो भक्ति
कि गानों पर, रामकृष्ण शिव की धुन पर वो गा रहा है, नाच रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज अपनी आइडेंटिटी को, जिसको कहते हैं ना कि वो एकदम टीका भी लगाएगा, हर तरह से वो अच्छे से रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए सोमनाथ का ये जो संदर्भ आता है ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सुधांशु त्रिवेदी ने बाकायदा फिर इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ बातों का उल्लेख किया। उन्होंने क्या कहा वो आपको सुना देते हैं। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि साहब जो कुछ मोहम्मद गजनी ने किया सोमनाथ पे, वो तो केवल पैसा लूटने के लिए किया था, उसका कोई धार्मिक भावना से लेना देना नहीं था। और इतना ही नहीं, और इसका स्रोत कहां से आता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया। वो कहते हैं महमूद वॉज फार मोर ए वॉरियर देन ए मैन ऑफ फेथ। यानी वो कोई धार्मिक उन्मादी नहीं था, वो तो पैसा कमाने के लिए आया था, और उसके लिए भारत में आकर सिर्फ पैसा प्राप्त करना ही उसका उद्देश्य था। और आगे वो लिखते हैं कि वो कला का कितना बड़ा प्रेमी था कि जब वो मथुरा में एंटर करता है तो वो इतना प्रभावित हो जाता है वहां की स्थापत्य कला को देख के, हो जाता, कहता लगता ही नहीं इतनी सुंदर मूर्तियां और सुंदर मंदिर और सुंदर भवन मनुष्यों के बनाए हुए हैं, तो जिन्न के बनाए हुए हैं। और कहते हैं, देखिए जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि महमूद गजनी कितना कला का प्रेमी था। जैसे ही वो मथुरा में देखता, पहले तो बड़ा प्रभावित होता, फिर कहता सारे मंदिरों और बिल्डिंगों को नष्ट कर दो। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया में वो सेंटेंस गायब। और इंटरप्रिटेशन ये कि वो तो बहुत बड़ा कला प्रेमी था। इसलिए आज भारत की अस्मिता के साथ हुए इस आघात और उसके साथ हुए इस घिनौने मजाक को याद रखने की आवश्यकता है। ये जो सुधांशु त्रिवेदी आगे भी अपनी बात कह रहे थे, मैं उनके पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी। विजय जी, उन्होंने एक बात ये कही कि ये जो मैकॉले के मानस पुत्र हैं, उनके कारण बहुत से गौरवशाली पन्नों को बस यूं ही धूल धुसरित कर दिया गया, जिससे कि उन पर चर्चा ना हो पाए। उनका कहने का मतलब यही था कि हम इतने ज्यादा अंग्रेजी सभ्यता, अच्छा तुष्टीकरण की राजनीति के कारण मुसलमानों को सूद करने के लिए हमने बहुत सारे विषयों को तो छूना भी जरूरी नहीं समझा। ये उनका आरोप था। बिल्कुल ठीक है। मैकॉले की मानसिकता को लेकर यदि मैकॉले का भाषण सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैकॉले की मानसिकता क्या है। और मैकॉले की मानसिकता को आप अंग्रेजी से मत जोड़िए, क्योंकि आप मैकॉले के नाम पर अंग्रेजी विरोध पर आ जाएंगे तो एक नई दिशा में बहस जाएगी कि अंग्रेजी हमारी जरूरी है कि नहीं। अंग्रेजी मानसिकता की बात है। और अंग्रेजी मानसिकता क्या है कि जो किसी भी देश की संस्कृति, वो हिंदू की बात नहीं, मतलब वो रेफरेंस में वो हिंदू के है, लेकिन वो जानते हैं कि किसी भी देश की संस्कृति पर यदि हमला बोल दिया जाए, जो गजनी कर रहे हैं वही मैकॉले कर रहे हैं। दोनों का तरीका अलग अलग है, इससे ज्यादा फर्क नहीं है। बल्कि गजनी का काम तो हो गया, एक बार जो हो गया। मैकॉले तो 100 साल तक, 200 साल तक चल रहे हैं उस बात को लेकर। तो वो जो संस्कृति है उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। और ये बिल्कुल ठीक बात हो रही है कि उस संस्कृति का असर हम पर इतना रहा कि वो जो चीजें थी उस पर धूल बढ़ती गई, पसरती गई, और हम उन चीजों को भूलते गए। और अब कुछ हो नहीं रहा, अब केवल वो धूल हटाने का काम हो रहा है जी। ये कुल मिलाकर जो काम हो रहा है वो धूल हटाने का काम है। और मैं तो ये समझता हूँ, सोमनाथ मंदिर पर मैंने बहुत कुछ देखा है कि क्या क्या हुआ, क्या मुंशी ने क्या किया, गांधी ने क्या किया, सरदार पटेल ने क्या किया, कैसे वो मंदिर का निर्माण हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का और नेहरू का उस बीच में क्या विवाद हुआ, वो बहुत सारी चीज़ें। बल्कि कई बार इस पर भी चर्चा होती है कि जब सोमनाथ, यहाँ मैं पटेल की भूमिका को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता हूँ कि अगर पटेल होते, शायद अगर वाली बात है वो तो फिर भी क्या होता, लेकिन जो काम सोमनाथ में हुआ 1947 में, वही काम जितने विवादित स्थल है हमारे, जो राम मंदिर है या मथुरा का हो गया, काशी का हो गया, उन पर कोई फैसला हो जाता तो मेरे ख्याल से ये न तो इतना विशियसनेस बढ़ती समाज में जी। अब वो बढ़ती जा रही है। उस समय तो ये हो जाता तो सब लोग मानते कि ठीक है, एक नए समाज का, नए देश का निर्माण हो रहा है और उसके साथ वो हो जाता, लेकिन वो नहीं हुआ। उसकी वजह से भी ये लगातार हो रहा। और सोमनाथ जो है भारत की संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। और वो ये भी याद दिलाता है कि किस तरह से आक्रमणकारियों ने उस संस्कृति को किया। लेकिन मैं मैकॉले को गजनी से भी ज्यादा बड़ा आक्रमणकारी के तौर पर देखता हूं, जिसने हिंदुस्तान का बड़ा नुकसान किया। सर, गजनी पर भी आज सुधांशु त्रिवेदी ने कहा। नहीं, बिल्कुल। आज यदि आपके पास क्लिप होता तो मैं कहता
कि आप अटल जी का, स्वर्गीय अटल जी, श्रद्धेय अटल जी का वो एक क्लिप जरूर सुनवा देते हैं। शाम में होगा, यदि प्रोग्राम करेंगे तो एक बार सुनवाइएगा जरूर, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है वो सुनना सभी के लिए, आपके दर्शकों के लिए। जिसमें उन्होंने कहा कि जब मैं अफगानिस्तान गया था तो मैं कहा मुझे गजनी, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर से कहा मुझे गजनी जाना है। बोला गजनी, गजनी किस लिए? बोला वो तो एक छोटा सा गांव जैसा है। तो बोला अरे हमारे देश में तो उसको गजनी के नाम पे मरने मिटने के लिए तैयार है, मरने मिटने के लिए तैयार हैं, और आप कह रहे हैं कि छोटा सा। उन्होंने इसका जिक्र इसलिए किया कि अटल जी बताना चाहते थे कि वो एक आक्रांता था, एक पैसे के लिए आया था, और वो लूट कर करके वहाँ से मंदिरों को तोड़ा, ध्वस्त किया, जो लोगों का उसको मारा। वो एक बर्बर था, उसको अपने ही देश में उसको कोई स्वीकार नहीं करता है नेता के तौर पे। अपने ही देश में वो नायक नहीं है, कोई उसे नायक के तौर पर नहीं जाता है। लेकिन पाकिस्तान जब अपने मिसाइल का नाम लिखता है तो क्या नाम रखता है? गजनी। किस लिए रखता है? ताकि हिंदुओं को वो चोट पहुंचाए, हिंदुओं की घाव को रगड़े। क्योंकि उसने आकर के, और ये उसी ने क्यों किया? सर सैयद ने किया। सर सैयद ने कहा कि हम वो कौम हैं जिनकी तलवारों से रूह कांपते थे, और उस पर हमने 600 साल तक यहां पर उस तलवार के बल पर शासन किया है। ये सर सैयद के भाषण है, मेरे नहीं, मैं कह रहा हूं। 1886, 1887, एक बार मेरठ, दूसरी बार लखनऊ, जिसमें टू नेशन थियरी भी है। ये सवाल आकर के बार बार बनता है, और विजय जी ने आज बहुत पहली बार दिल की बात, विजय जी ने बहुत दिनों के बाद, हर्षवर्धन जी, दिल को सुकून देने वाली बात कही है। मैं ये एक ही सवाल लेकर के उठता हूं और ये बात कहता हूं, ये देश बटा हिंदुओं को क्या मिला? आपने मुस्लिम समस्या ज्यों की त्यों छोड़ दी। हमारे मंदिर जिसको आक्रांताओं ने ध्वस्त कर दिया, आप दक्षिण भारत में जाकर के देखिए, एक से एक बड़े भव्य मंदिर हैं, क्योंकि वहां मुगल सल्तनत नहीं पहुंचा, वहां पर जो है वो दिल्ली सल्तनत नहीं पहुंचा, सारे भव्य मंदिर हैं। क्या उत्तर भारत में भव्य मंदिर नहीं थे? भारत के अंदर शिल्पकला वो नहीं थी, लेकिन जिस रास्ते से इस्लाम के उन आक्रांताओं का कारवा गुजरा, हमारे सारे मंदिर ध्वस्त कर दिए, हमारे सारे मंदिर आप नष्ट कर चाह रहे दिए। थे जरा दिखाइए, तो दिखाइए। अटल जी की बात कही, ढूंढ के निकाल लिया गया। जितने लोग मैदान में लड़ रहे थे उससे ज्यादा लोग मैदान के बाहर खड़े होकर तमाशा। हाँ, ये जो है इंटरनेट की हमारी जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है, लेकिन बात जितनी थी वो सारी जो है वो सम्मिलित की। हाँ, इंटरनेट इशू है, वरना ये क्लिप जो है आज सुनते हमारे कहानी कुर्सी के दर्शक, तो उन्हें समझ में आता कि गजनी आपके किसी भी मुसलमान के, भारतीय मुसलमान के, सर एक छोटी सी बात कहेंगे तो अलग होगा, जब अटल जी की तो और ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस छोटी सी बात यही है कि वो तो भारत के मुसलमानों को सोचना है कि वो गजनी को आइडियलाइज करते हैं, वो आक्रमणकारी बाबर को आइडियलाइज करते हैं, ये तो उन्हें सोचना होगा। आज जब हम इसके संदर्भ में बात करते हैं तो एक छोटा सा सोचनीय विषय ये भी है।